गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की। भारतीय संविधान के अंतर्गत जहां हमारी स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है, वहां गांधी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी जी ने 1930 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की निम्न शर्तें रखी गई। सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे उनका मोटिव ही यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने देश के प्रति अपनी स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के लिए एकजुट होकर सभी व्यक्ति साथ दें, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा ही भारतीयों का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा भारतीयों का नुकसान ही किया था। नियम अधिनियम के माध्यम से जो भी व्यवस्था उन्होंने प्रदान की थी, वह भारतीयों के हित में ना होकर अहित में थी। उन्होंने गांधी जी ने यह बात भी उनको समझाई थी और कहा था कि भी आप अगर हमें हमारे नियम और कानूनों के अकॉर्डिंग हमें चलने दो, हमारी बात को सुने, तो हम यह सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए गांधी जी को अपना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसका प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत दांडी यात्रा के माध्यम से नमक आंदोलन का उल्लंघन किया गया। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों ही चीज़ें, ऐसी चीज़ों पर, और नमक तो एक ऐसी चीज़ थी जिसको कि बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, उस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लगाना शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने इसकी ठीक विपरीत स्थिति को प्रदान करने के लिए ये इस नमक पर लगे कर को खत्म करने के लिए दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। उससे पहले उन्होंने अपने इस आंदोलन की स्वीकृति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब के प्रारंभ की बात कही, तो वायसराय से इस को न करने के लिए निम्न शर्तों को भी रखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने माना था कि हमारे देश के अंतर्गत पूर्ण नशाबंदी हो। अगर नशाबंदी नहीं होती है हमारे देश के अंतर्गत, तो हमें यह आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति नशे की हालत में किसी भी कार्य को सही रूप से अंजाम नहीं दे सकता। साथ ही मुद्रा विनिमय 1 रुपये 1 शिलिंग के बराबर माना जाए, मालगुजारी को बंद कर दिया जाए। इस तरीके से गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को न करने के लिए वायसरॉय के सामने 11 महत्वपूर्ण शर्तें रखी थी, जैसे कि पूर्ण नशाबंदी हो, मुद्रा विनिमय 1 रुपये का 1 शिलिंग के बराबर हो, मालगुजारी आधी कर दी जाए, नमक पर लगाने वाला कर बंद कर दिया जाए, सैनिक व्ययों में कमी हो, साथ ही खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए, देशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान किया जाए, हथियारों के लाइसेंस का प्रदान किया जाए, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए वह होना बहुत ही अनिवार्य था। साथ ही हथियारों के अलावा अन्य कैदियों को, जिन्होंने हत्या की कोशिश की, उन कैदियों को छोड़कर बाकियों को मुक्त कर दिया जाए। साथ में स्वदेशी कपड़ों पर जो तट कर की व्यवस्था है वो की जाए, और तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित हो। यानी ये 11 जो नियम कानून उन्होंने अपने इस आंदोलन को शुरू ना करने के लिए वायसरॉय पर लगाए। लेकिन वायसरॉय ने इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, तो मजबूरी में गांधी जी को दांडी यात्रा आरंभ करनी पड़ी। दांडी यात्रा हमारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख कारण मानी जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमने नमक कानून को तोड़कर समुद्री तट पर, अब दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा के अंतर्गत गांधी जी ने समुद्र तट पर अकेले ही जाकर नमक कानून को तोड़ने की बात कही थी, लेकिन जनता एक साथ इनके साथ एकजुट हो गई और सभी मिलकर समुद्र तट पर जाकर उन्होंने सबसे पहला उल्लंघन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था का, नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि नमक ही हमारी जरूरत की वस्तु थी और उस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लगा दिया था। कहने को तो मालेमिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से हमें सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी, लेकिन फिर भी गांधी जी के इन शर्तों को न मानने के कारण उन्होंने अपना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए। सबसे पहला तो गांव-गांव जाकर नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। अब चूंकि दांडी यात्रा तो उन्होंने अकेले शुरू की थी, लेकिन सारी जनता उनसे प्रेरित हो गई थी और वे सब एकजुट हो गए थे। इसमें न सिर्फ स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सभी प्रकार के नौजवान इसमें शामिल होकर गांव-गांव में नमक बनाने के लिए निकल पड़े थे। चारों तरफ विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई,
हिंदुओं को अस्पृश्यता त्यागने की बात कही गई, क्योंकि आपसी झगड़ों के कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ था, तो इसे ही खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण आधार था। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की गई कि वह सरकारी स्कूलों के अंतर्गत पढ़ाई ना करें, अपने स्वदेशी रोजगार को अपनाएं, जो विदेशी नौकरियां हैं उनको छोड़ दें। यानी ये सारे तत्व हमारे कब अपनाए जाने लगे, जब हमने गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके प्रति अपनी जवाबदेही में अपना दमनकारी चक्र चालू कर दिया। न सिर्फ सहायता प्रदान की भारतीयों को, बल्कि एक दमनकारी चक्र के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस करवा दिया। गांधी जी ने जहां हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत इन नियमों के माध्यम से सिर्फ यह अपेक्षा की थी कि हम सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे, आपके नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करते चलेंगे, लेकिन हमारी कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनको तो आप माने। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। साथ ही इस स्थिति के कारण गांधी जी को अपना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शांत रहने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया, और इस दमन चक्र को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया, दूसरा 31 में किया गया, और तीसरा हमारा 32 में किया गया। 1930 के जो गोलमेज सम्मेलन थे उसके अंतर्गत निम्न बातों का प्रावधान रखा गया, जिसमें केंद्र शासन का निर्माण संघ शासन के माध्यम से हो, केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी जाए, कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की जाए। देशी रियासतों ने इसका समर्थन किया, लेकिन केंद्र ने इसमें उत्तरदायी शासन की बात को मानने की बात कही। उत्तरदायी शासन हमारे 1935 के प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम का ही एक भाग मानी जाती है, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ने एक श्वेत पत्र के माध्यम से भारत के अंतर्गत आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात कही है, जो कि हमारे पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। इस सम्मेलनों में जहां हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहीं पे ही इसमें गांधी जी शामिल इस सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। इन्होंने सांप्रदायिक मनोवृत्ति व ब्रिटिश शासन की अनुदारता के कारण हमारी जो भी समस्या थी उसका कोई हल नहीं ढूंढ पाई। देन इसके बाद ही हमारे तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दोनों सम्मेलनों में इन मुद्दों को जो रखा गया इन पर बहस की गई, लेकिन इनका कोई भी आधार प्रदान ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर सकी। इसीलिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारी किस रूप में परिवर्तित हो गया। इन्होंने जो संविधान की व्यवस्था की वो किस रूप में की, भारतीयों के लिए भावी संविधान में सुधार की स्थिति को लेकर, जिसे हम प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 1935 में लागू किया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रकार से हमारे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 को प्रारंभ किया गया था, जिसे हम दांडी यात्रा के माध्यम से मानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का असहयोग की नीति के कारण यह आंदोलन गांधी जी को चलाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने इसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। जहां इन्होंने शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात कही थी, शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा की बात कही थी, वहीं जनता उग्र हो गई और उन्होंने चारों तरफ से मारकाट शुरू कर दी। प्रत्येक जगह जगह से व्यक्ति नमक कानून तोड़ने के लिए आगे आने लगे और विदेशी वस्त्रों की होली जलानी शुरू कर दी। जब यह आंदोलन चरम सीमा पर हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना दमनकारी चक्र लागू कर दिया और भारतीयों को जेल में डाल दिया। जो जो इस कार्यक्रम में की रूपरेखा में शामिल हुए थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसीलिए गांधी जी को यह अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन इस 3 गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से हम इस व्यवस्था का हल नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सुधार अधिनियम के माध्यम से अपना प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम लागू किया, जो कि एक श्वेत पत्र के माध्यम से दिया गया था भारतीय जनता के लिए, जिसमें भारतीयों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। उनकी व्यवस्थाओं को देखकर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई और हमारी यह व्यवस्था आगे बढ़ी। इसीलिए गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर गया। अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमारे ये सारे ही तत्व, जिसे हम कहते हैं
उग्रवादी विचारक, उदारवादी विचारक, हमारी राष्ट्रवादी भावनाएं, हमारी 1919 का द्वैत शासन अधिनियम, प्रांतीय शासन अधिनियम, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन और गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे ऐसे मूवमेंट थे, खिलाफत आंदोलन ऐसे मूवमेंट थे जिनके माध्यम से हमारी भारतीय जनता जागरूक हो गई, वो एकजुट हो गई। न सिर्फ हमारे उदारवादी नेता बल्कि उग्रवादी नेता सभी के माध्यम से इस व्यवस्था को, यानी हमारे देश में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की मांग को आगे बढ़ाने में इन्होंने सहयोग प्रदान किया। और 1942 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो इसी का ही आधार पेश करता है। इन सारे ही तत्वों ने मिलकर हमारे देश में 1942 का भारतीय संविधान संशोधन लागू करवाया, जिसके माध्यम से हमारे देश में आज़ादी की एक चारों तरफ से लहर दौड़ गई और हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से पूर्णतः आज़ाद होने के लिए स्वराज्य की मांग करने लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।